ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पेज नंबर कौन सा बोला था आपने? 266। तो आइए 266 पे। कल मैंने आपको बोला था कुछ होमवर्क है आपके लिए, राइट? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या करना था आपको? जर्नल एंट्रीज लिखनी थी और उसके क्या करना था, एक प्रॉब्लम सॉल्व करना था। अब देखो कितना आसान है। कल हमने स्टार्ट भी किया था, इसको समझना, इसको लेके आगे बढ़ेंगे। क्रेडिटर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट। दो लोग हैं यहाँ पे, एक है क्रेडिटर जो सेल कर रहा है और एक है कौन? डेटर जो क्या कर रहा है? बाय कर रहा है। हर कोई हर ट्रांजैक्शन के लिए अपने बुक में क्या पास करेगा? एंट्री। सेलर के लिए एंट्री क्या होती है बेटा? डेटर्स को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट। और बायर के लिए परचेस की एंट्री क्या होती है? परचेस को डेबिट और क्रेडिटर्स को क्रेडिट। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेलर ने सेल किया, बायर ने बाय किया। कितनी आसान एंट्री है, हाँ कि ना? लिखित बात समझ में आ रही है? यहां से सही से पकड़ना है। अगर चीजें गलत होती चली गई तो फिर समय नहीं मिलेगा बोर्ड में, है ना? तो एक एक चीजों को अभी से बिल्कुल सही तरीके से क्या करना है, समझना है। फिर मुझे बताओ, बिल क्या सिर्फ ड्रॉ करने भर से कोई एसेट या कोई लायबिलिटी किसी पे क्रिएट होती है क्या? नहीं। ड्रॉ करना और उसके तुरंत बाद क्या करना? एक्सेप्ट करना। ये प्रोसेस अगर पूरी हो जाती है, ड्रॉवर ने ड्रॉ किया, ड्रॉवी ने क्या किया? एक्सेप्ट किया, तो ड्रॉवर के लिए बन गया बिल रिसीवेबल और ड्रॉवी के लिए बन गया बिल पेएबल। इज दैट ओके? तो मुझे बताइए इस केस में अगर क्रेडिटर बिल ड्रॉ करता है और डेटर बिल को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, तो क्रेडिटर को तो माना जाएगा ना कि ही हैज रिसीव्ड द अमाउंट। जब उसने बिल ड्रॉ किया और अपने डेटर ने बिल क्या किया? एक्सेप्ट किया। तो हमने ऊपर टेक्स्ट में पढ़ा था, व्हेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, द क्रेडिटर हैज सेड टू बी और सपोज टू बी रिसीव्ड द अमाउंट ड्यू। मानते हैं कि नहीं मानते बताओ, है ना? तो ये तो यही मान रहा है ना कि उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो मैंने तो बिल रिसीवेबल को कर लिया डेबिट और यहां मेरे डेटर को ही कर दिया क्या? क्रेडिट। ये मानते हुए कि अब डेटर से पैसा आ गया। तो मेरे बैलेंस शीट में जब माल बेचा था तो डेटर में डेबिट बैलेंस था। किस में डेबिट बैलेंस था? डेटर में। और मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड में पैसा लेना है किससे, तो वहां किसका नाम लिखा हुआ था? डेटर का नाम लिखा हुआ था। जैसे ही उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, मैंने एंट्री क्या पास की? बिल रिसीवेबल को डेबिट और डेटर को ही कर दिया क्या? क्रेडिट। किसको क्रेडिट कर दिया? डेटर को। इसका परिणाम क्या हुआ कि मेरी बैलेंस शीट में अब डेटर का बैलेंस हो गया कितना? जीरो। और उसके जगह पे एक नई चीज आई, उसका नाम क्या है? बिल रिसीवेबल। तो मैंने तो माना कि भाई अगर मुझे राम, श्याम, केशव, मोहन इन लोगों से पैसे लेने थे और मैंने बिल ड्रॉ किया और उन्होंने बिल क्या किया? एक्सेप्ट किया, तो मुझे राम, श्याम, केशव, मोहन से क्या आ गए? पैसे। अब मुझे जिस व्यक्ति से या जिससे पैसे लेने हैं, वो व्यक्ति नहीं है, बल्कि क्या है? वो बिल रिसीवेबल। बराबर है? तो ये एंट्री ध्यान में है, सेकंड वाली। वैसे ही जब डेटर ने गुड्स खरीदे थे तो उसकी बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में या लायबिलिटी साइड में एक नाम था जिसका नाम क्या था? क्रेडिटर। ये बोलता था कि मुझे किसको पैसे देने हैं? क्रेडिटर को, क्योंकि उसने एंट्री क्या पास की थी? परचेस को डेबिट और क्रेडिटर को क्रेडिट। पर जैसे ही इसने बिल एक्सेप्ट किया, ये मानता है कि मैंने क्रेडिटर को क्या दे दिया? पैसा दे दिया। तो इसने एंट्री क्या पास की पता है? यहां आपको लिखने को बोला था मैंने कल, क्रेडिटर को क्या करना है? डेबिट। और बिल पेएबल को क्या करना है? क्रेडिट। तो क्रेडिटर को क्रेडिट हुआ, क्रेडिटर को डेबिट हुआ। अब इसके बुक में क्रेडिटर का बैलेंस कितना है? जीरो। और ये बोल रहा है कि अब मेरी लायबिलिटी क्रेडिटर नहीं है, मेरी लायबिलिटी क्या है? बिल्स पेएबल। और ये व्यक्ति बोल रहा है मेरा एसेट क्या है? बिल रिसीवेबल। मतलब डेटर की जगह कौन ले लेता है? बिल रिसीवेबल। और क्रेडिटर की जगह कौन ले लेता है? बिल्स पेएबल। मतलब भविष्य में बेचने वाले को पैसा डेटर्स क्रेडिट डेटर से नहीं मिलेगा, किससे मिलेगा? बिल रिसीवेबल से। बराबर है ना? और डेटर जो है उसको पेमेंट अब क्रेडिटर को नहीं करना है, बल्कि किसका पेमेंट करना है? बिल पेएबल का। बराबर है ना? ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है जो लगभग हर क्वेश्चन में करनी पड़ेगी। बिल ड्रॉ करने वाला बिल को ड्रॉ करेगा, एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्ट करेगा। ड्रॉ करने वाले के लिए तुरंत बन जाएगा बिल रिसीवेबल, एक्सेप्ट करने वाले के लिए कहलाएगा बिल पेएबल। तो बिल रिसीवेबल की एंट्री बताओ। डेटर को, बिल रिसीवेबल को डेबिट, डेटर्स को क्रेडिट। बिल पेएबल बनने की एंट्री बताओ। या क्रेडिटर को, क्रेडिटर को क्या? डेबिट और
बिल्स पेएबल को क्रेडिट। क्रेडिटर ही कौन होता है? ड्रॉवर होता है। और डेटर ही हमारा कौन होता है? ड्रॉवी होता है। बराबर है ना? आगे अब हमने बिल रिटेन किया और वो बिल रिटेन करने के बाद ड्यू डेट पे हॉनर हो गया। अब मेरे हाथ में बिल था तो मेरे पास तो अब कैश आई है, तो मेरे बैंक में क्या आया? पैसा। तो मैं कैश और बैंक को क्या करूंगा? डेबिट। और मेरे हाथ से क्या चला जाएगा? बिल रिसीवेबल चला जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। या ऐसा भी तो बोल सकते हो, डेबिट द रिसीवर मतलब बैंक ने रिसीव किया, और क्रेडिट द गिवर बिल रिसीवेबल जिसका था उसने क्या किया? पैसा दिया। अब इसका कोई एग्जैक्ट नेचर नहीं बताया जा सकता कि बिल रिसीवेबल पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है। ये बिल रिसीवेबल पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट। तो हम हमारी सिंप्लिसिटी के लिए इसको काइंड ऑफ अ पर्सनल अकाउंट ट्रीट करेंगे। कौन सा अकाउंट ट्रीट करेंगे? पर्सनल। ओके। पेमेंट कर दिया जिसकी वो लायबिलिटी थी, तो वो एंट्री क्या करेगा? उसका तो कैश गया या उसके तो बैंक से क्या हो गया? पेमेंट हो गया। तो एंट्री क्या करेगा? बिल पेएबल को डेबिट और कैश एंड बैंक को क्रेडिट। अब मुझे बताओ, अगर मेरे बिल रिसीवेबल में डेबिट बैलेंस था, मुझे पैसा आ गया, तो बिल रिसीवेबल का बैलेंस कितना हो गया? जीरो। उसका बिल पेएबल का बैलेंस था, उसने पेमेंट कर दिया, तो अब उसका बिल पेएबल भी कितना हो गया? जीरो। तो ये तीन एंट्रियां समझ में आई सबके? चलो आगे। रिटेन बिल हो गया क्या डिसऑनर? आप मुझे बताओ, आप अगर किसी से चेक लेते हो, मान के चलो यू आर अ सेलर, और आपने आपके डेटर से चेक लिया, आप एंट्री क्या पास करते हो रे चेक लेने की? बैंक अकाउंट को डेबिट और डेटर को क्रेडिट। एक दिन वो चेक क्या हो जाता है? डिसऑनर। वापिस क्या करते हो आप? एंट्री को रिवर्स कर देते हो। फिर से डेटर को क्या करते हो? डेबिट। और बैंक को क्या करते हो? क्रेडिट। तो अगर बिल रिसीवेबल लिया था तो एंट्री क्या पास की थी? बिल रिसीवेबल को डेबिट और डेटर को क्रेडिट। अगर ये बिल रिसीवेबल हॉनर हुआ तो अच्छी बात है, पर अगर डिसऑनर हो जाए तो इसी एंट्री की एक उल्टी एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या एंट्री पास करोगे? फिर से करोगे डेटर को क्या? डेबिट। और बिल रिसीवेबल को क्या? क्रेडिट। क्योंकि बिल रिसीवेबल क्या हो चुका है? डिसऑनर हो चुका है। अब इसके लिए भी बिल पेएबल जब बना था तो इसने एंट्री क्या पास की थी? क्रेडिटर को किया था इसने डेबिट, और बिल पेएबल को डेबिट, और बिल पेएबल को किया था क्रेडिट। ये बिल ये हॉनर नहीं कर पाया, वापिस उस पर लायबिलिटी आ गई। किसको पैसे ओरिजिनली देने थे? अपने क्रेडिटर को। दिए क्या हमने बिल हॉनर करके? नहीं। तो वापस तो उसको देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। तो वापस ये एंट्री क्या करेगा? बिल पेएबल को कर देगा डेबिट, मतलब बिल पेएबल का बैलेंस हो गया फिर से जीरो। और किसको क्रेडिट कर देगा? क्रेडिटर को या ड्रॉवी को क्रेडिट कर देगा। मतलब उसके बुक में फिर लायबिलिटी आ गई। किस नाम से? हाँ, यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहां पे क्या करो आप? ड्रॉवर। यहां ड्रॉवी छपा है, यहां पे क्या लिखना चाहिए आपने? ड्रॉवर। वापिस से ये ड्रॉवर को कर देगा क्या? क्रेडिट। अरे बाबा, बिल पेबल लायबिलिटी थी। अपने बैलेंस शीट में बिल पेबल में कौन सा बैलेंस दिख रहा? क्रेडिट। उसका पैसा देते तो बिल पेबल को डेबिट करते और कैश को क्रेडिट करते। पैसा दे पाए क्या अपन? नहीं। तो ये लायबिलिटी रही क्या? नहीं। इसके जगह पे वापस कौन आ गया? क्रेडिटर आ गया। तो बिल पेएबल का बैलेंस तो खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो बिल पेएबल बचा नहीं है, उसका हो चुका है डिस ऑनर। तो वापस से उसको डेबिट कर दो ताकि बिल पेएबल क्या हो जाए? जीरो। और वापस अपनी लायबिलिटी किसके नाम पे दिखे? क्रेडिटर के नाम। तो पहले ही क्रेडिटर था मेरे लायबिलिटी में, उसकी जगह किसने ले ली? बिल्स पेएबल। अब वापस बिल पेएबल की जगह कौन ले लेगा? क्रेडिटर। सेलर के बुक में पहले जो एसेट था वो डेटर था, डेटर की जगह किसने ले ली? बिल रिसीवेबल ने। बिल रिसीवेबल क्या हो गया? डिसऑनर। वापिस उसकी जगह कौन ले लेगा? डेटर। पहले डेटर से पैसे लेने थे, फिर उसने बिल एक्सेप्ट किया, तो मैं बोल रहा हूं बिल रिसीवेबल से पैसे लेने थे। बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया तो वापिस मैं बोलता हूं किससे पैसे लेने? डेटर से। अरे भाई, लेने वाला तो पैसे छोड़ने वाला नहीं है, और देने वाले को तो पैसे देने पड़ेंगे। तो बिल जैसे ही डिसऑनर होता है, बिल को एक्सेप्ट करने वाली एंट्री को क्या कर देना चाहिए? रिवर्स कर देना चाहिए, और उसको वापस डेबिट कर देना चाहिए, जिससे हमें ओरिजिनली क्या लेने थे? पैसे। और जिसका बिल पेएबल है उसने भी अपना बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री को क्या कर देना चाहिए? रिवर्स। और वापस उस व्यक्ति को क्रेडिट कर देना चाहिए जिसको वो ओरिजिनली क्या था? लायबल टू पे था। रिटेन बिल डिसऑनर ऑन द डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द क्या? ड्रॉवर। अब मुझे बोलो,
कि अगर बिल डिसऑनर होता है तो हमें नोटिंग कराने जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? नोटरी पब्लिक के पास जाके फैक्ट ऑफ द केसेस रिकॉर्ड करने पड़ते हैं कि नहीं करने पड़ते? और ऐसे केस में आपको खर्चा लगता है कि नहीं लगता? तो अगर आपको ऐसे केस में खर्चा लगा है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कैश गोज आउट किसके जेब से होगा? हमारे। अगर वो हमारा खर्चा होता, अगर ये नोटिंग चार्जेस हमारा क्या होता? खर्चा। अगर मैं हूं सेलर, मैंने आप पे किया बिल ड्रॉ और वो बिल आपने क्या कर दिया? डिसऑनर। तो मुझे लगा उसका खर्चा। अब ये खर्चा अगर मेरा खर्चा होता तो मैं एंट्री पास करता नोटिंग चार्जेस एक्सपेंसेस को डेबिट। किसको डेबिट करता? नोटिंग चार्ज एक्सपेंसेस को। और कैश और बैंक को करता क्या? क्रेडिट। अब ये मान रहा हूं कि वो खर्चा अगर मैंने नोटिंग चार्ज में डेबिट किया है तो वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां जाएगा? डेबिट में जाएगा। अरे हाँ कि ना? पर मुझे बताइए, ये खर्चा मेरा खर्चा कैसे हुआ? मेरी गलती है क्या बिल डिसऑनर हुआ? नहीं। तो अगर आपने मेरा 1 लाख का बिल एक्सेप्ट किया था, कितने का बिल एक्सेप्ट किया था? 1 लाख का, और उसको डिसऑनर होने के बाद मुझे 1,000 रुपए का क्या लगा? खर्चा। तो इसका मतलब है मैं आपसे पूरे पैसे लूंगा। कितने? 1,01,000। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा पता है? ड्रॉवी के या डेटर के अकाउंट को डेबिट करूंगा 1,01,000 से। बिल रिसीवेबल कितने रुपए का था? 1 लाख का। उसको क्रेडिट करूंगा कितने से? 1 लाख से। और मुझे तो नोटिंग चार्जेस के पैसे देने पड़े कितने रुपए? 1,000। तो मैं इसमें एक्चुअली दिस इज नॉट अ सिंगल एंट्री, दिस इज अ कंबाइंड एंट्री, कंपोजिट एंट्री। पर इसमें दो एंट्रियां है। पहली एंट्री है ड्रॉवी को डेबिट और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट। कितने लाख का? 1 लाख का। और दूसरी एंट्री है ड्रॉवी को ही डेबिट और बैंक को क्रेडिट। कितने रुपए का? 1,000। अब मैं एक्सपेंस को डेबिट ना करते हुए ड्रॉवी को क्यों डेबिट कर रहा? क्योंकि ये मेरा खर्चा है ही नहीं। ये तो मुझे लेने हैं। किससे लेने हैं? ड्रॉवी से लेने हैं। तो डेबिट द रिसीवेबल एंड क्रेडिट द पेएबल। ये तो रूल हमने पढ़ा था ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो डेबिट द रिसीवेबल अगर किसी से पैसा लेना है, और क्रेडिट द पेएबल अगर किसी को पैसा देना है। अब नोटिंग चार्जेस पे करके बिल डिसऑनर होने की पूरी घटना मैं फोन करके किसको बताऊंगा? ड्रॉवी को, मेरे डेटर को। उसको बोलूंगा भाई तेरा 1 लाख का बिल क्या हो चुका है? डिसऑनर। तो वो बोलेगा ठीक है, आपने आपके बुक में एंट्री पास कर ली क्या डिसऑनर की? मैं बोलूंगा हाँ। बोलेगा ठीक है, मैं भी मेरे बुक में क्या पास करता? डिसऑनर होने की एंट्री। तो वो अपने बुक में क्या पास करेगा? उसके लिए तो बिल पेएबल में भी क्रेडिट बैलेंस है, तो वो एंट्री पास करेगा बिल पेएबल को डेबिट और क्रेडिटर को क्रेडिट, या ड्रॉवर को करेगा क्रेडिट। ये एंट्री होगी। 1 लाख रुपए देना उसने मान लिया अपने बुक में। बिल डिसऑनर हो गया, ठीक है भैया बिल के पैसे नहीं दे पाया, मैं आपको पैसे दे दूंगा। उसके बाद तुरंत फोन करके मैं उसको एक बात और बताऊंगा, रुक, सिर्फ 1 लाख रुपया नहीं लेना है तेरे से, तेरे चक्कर में मुझे 1,000 रुपए का क्या लग गया? नोटिंग चार्जेस भी लग गया। वो भी मुझे कौन देगा? तू। तो आज इसकी नजर में, डेटर की नजर में या ड्रॉवी के नजर में, वो 1,000 रुपया तो क्या है? एक्सपेंस है, और उसके लिए 1,000 रुपया पेएबल भी है। तो एडिशन में एक और एंट्री पास करेगा। क्या एंट्री पास करेगा? नोटिंग चार्जेस को डेबिट और अपने क्रेडिटर को क्रेडिट। तो क्रेडिटर को क्रेडिट हुआ पहले 1 लाख से, अब क्रेडिट हुआ 1,000 से, तो उसकी लायबिलिटी बढ़कर कितनी हो गई? 1,01,000। और नोटिंग चार्ज अल्टीमेटली किसके बुक में डेबिट हुआ? डेटर के या ड्रॉवी के। वहां से वो उसके कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने तो सिर्फ पैसा दिया नोटिंग चार्जेस का, और वो खर्चा हमारा नहीं है, वो खर्चा किसका है? ड्रॉवी का। ये बात, ये क्रिटिकल बात समझ में आई क्या? तेरे समझ में? पक्का अच्छे से? चलो। When written bill is dishonor, the duty of establishing a fact that the bill was presented to drawee for payment is of a drawer. Drawer pays the noting charge which will ultimately be recovered from the drawee. फिर आपको एक क्वेश्चन करना था, इलिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन कौन सा बिल? रिटेन बिल। तो बस आप मुझे पटापट आपके बुक में जो एंट्री आपने पास की है वो बताओ। ऑन 1 जून 2019 प्रताप ने गुड्स बेचे सुविज को कितने रुपए के?
82,000 के। तो हमारे पास दो लोग हैं आज, एक का नाम क्या है प्रताप और एक का नाम क्या है सुवीज। प्रताप कौन है सेलर, सुवीज कौन है बायर। प्रताप का ही दूसरा नाम क्या हो जाएगा फिर ड्रॉवर, और सुवीज ही दूसरा कौन कहलाएगा ड्रॉवी। प्रताप का ही तीसरा नाम क्या है क्रेडिटर, सुवीज का ही चौथा नाम क्या है डेटर। तो सुवीज बायर है, सुवीज ड्रॉवी है, सुवीज डेटर है। प्रताप जो है वो सेलर है, वो ड्रॉवर है, और वही क्या है क्रेडिटर है। तो मैं एक एक के बुक में एंट्री पूछूंगा, आपको तुरंत बिना बुक में देखे क्या देने हैं जवाब देने हैं। मुझे बताइए प्रताप ने माल बेचा सुवीज को कितने रुपए का 82,000 का। प्रताप अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा अरे सुवीज अकाउंट को डेबिट कितना 82,000 और सेल्स को क्रेडिट कितना 82,000। यहां तक कोई दिक्कत। एट द सेम टाइम ये सुवीज के लिए क्या है परचेस है। सुवीज अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा परचेस अकाउंट को डेबिट कितना 82,000 टू प्रताप अकाउंट कितना 82,000। यहां तक किसी को दिक्कत। तो एक लाइन हमने पढ़ी कि 1 जून 2019 को प्रताप ने गुड्स बेचे 82,000 के, किसको सुवीज को। सुवीज एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय प्रताप फॉर कितना महीना 2 महीना, और वो भी पूरे अमाउंट का कितने का 82,000 का। जैसे ही क्रेडिटर प्रताप के द्वारा ड्रॉ किया गया बिल डेटर सुवीज ने क्या किया एक्सेप्ट किया, वो प्रताप के लिए बन गया बिल रिसीवेबल और सुवीज के लिए बन गया बिल पेएबल। बिल रिसीवेबल बनने की एंट्री बताओ। बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कितना 82,000 टू किसको क्रेडिट रे सुवीज को क्रेडिट कितना 82,000। यहां तक कोई डाउट। और जैसे ही सुवीज ने ये बिल को क्या किया एक्सेप्ट किया, सुवीज के लिए बन गया ये बिल पेएबल। ये एंट्री पास करेगा प्रताप को डेबिट कितना 82,000 और बिल पेएबल को क्रेडिट कितना 82,000। अब सीन बदल चुका है। पहले प्रताप के बुक में एसेट के नाम पे किसका नाम था सुवीज। प्रताप को लगता था पैसे किससे लेने हैं सुवीज से। अब उसने सुवीज को कर दिया क्रेडिट और बिल रिसीवेबल को कर दिया डेबिट। तो प्रताप के बैलेंस शीट में अब दिख रहा है कि उसको पैसे किससे लेने हैं बिल रिसीवेबल से, वो उसका एसेट है। सुवीज के बुक की बात करूं तो जैसे ही गुड्स परचेस किए थे सुवीज को लग रहा था कि मेरी लायबिलिटी किसके नाम पे है प्रताप। जैसे ही प्रताप ने ड्रॉ किया हुआ बिल मैंने क्या किया एक्सेप्ट कर दिया। अब उस लायबिलिटी में प्रताप की जगह किसने ले ली है बिल्स पेएबल। अब ये बिल माल बेचा गया था 1 जून को, उसी दिन बिल ड्रॉ करके 2 महीने का क्या किया गया एक्सेप्ट। तो इसकी ड्यू डेट क्या आएगी 1 जून के बाद 1 जुलाई, 1 जुलाई के बाद 1 अगस्त, फिर उसमें 3 दिन 2 अगस्त 3 अगस्त और 4 अगस्त। तो 4 अगस्त इसकी क्या कहलाएगी ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट। अगली एंट्री अगर गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रताप एंड सुजीत बिल इज हॉनर्ड ऑन क्या ड्यू डेट। तो अगली एंट्री अब सीधी सीधी कौन सी तारीख को आएगी 4 तारीख को। प्रताप के पास एक एसेट है जिसका नाम है बिल रिसीवेबल, ये चला जाएगा और उसके बदले में कैश या बैंक आएगी। तो मुझे बताओ प्रताप क्या एंट्री पास करेगा कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक में कैश आई बिल रिसीवेबल गया। उसी तरह सुवीज जो है अपने बुक में बिल पेएबल के लिए क्या एंट्री पास करेगा बिल्स पेएबल को डेबिट और कैश बैंक को क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हो गया एंट्री। सिंपल है कि कठिन है डेट्स कैलकुलेट करना आसान है कि कठिन है आसान बराबर हाँ। अब माल बेचने की एंट्री बिल ड्रॉ करके एक्सेप्ट होने की एंट्री ये तो चेंज होने वाली नहीं है क्योंकि माल बेचा है एक्सेप्ट किया। अब आगे सेकंड केस में होता है बिल क्या हो चुका है ड्यू डेट पे डिसऑनर हो चुका है। तो मैं प्रताप हूं मेरे लिए वो बिल रिसीवेबल था जिसमें आज कौन सा बैलेंस है डेबिट बैलेंस, उसके बदले में कैश आया नहीं, मतलब बिल क्या हो चुका है डिसऑनर। ऐसे वक्त में मुझे क्या एंट्री पास करनी चाहिए फिर से सुवीज को करना चाहिए क्या
डेबिट, क्योंकि पहले अब तक जो ट्रांजैक्शन हुए थे दो, सेल करने से सुविच के अकाउंट में डेबिट बैलेंस था, मैंने बिल ड्रॉ किया, एक्सेप्ट किया, तो सुविच को हो गया क्या, क्रेडिट। तो मेरे बुक में तो ये दिख रहा है कि अब सुविच के अकाउंट में बैलेंस कितना है, 0, ये मानते हुए कि उसने बिल अगर एक्सेप्ट किया है तो भविष्य में वो हॉनर भी हो जाएगा। पर हुआ क्या, क्या मैं मेरे पैसे छोड़ दूं, क्या भगवान से मांगू, क्या, अरे भाई किससे मांगूंगा, तो जिससे पैसे लेने हैं उसको वापस क्या करेंगे, डेबिट। और अब क्रेडिट किसको करूं, अब उस बिल रिसीवेबल का कोई वजूद रहा क्या, उसको तो फाड़ के क्या कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो चुका है, डिसऑनर। तो मैं फाड़ के फेंकना नहीं होता है, रखना होता है, मतलब लीगली स्विच के साथ अभी भी लड़ाई बाकी है। आप तो सच में फाड़ के फेंक दोगे, बोले डिसऑनर हो गया, ऐसा मत करना। एंट्री क्या पास करोगे, फिर से स्विच को डेबिट और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट। बात स्विच की करते हैं, अपने आप को स्विच मानो। आपने जब माल खरीदा था तो आपके बुक में क्रेडिट बैलेंस था, किसके नाम से, प्रताप के। फिर आपने बिल को एक्सेप्ट किया तो प्रताप का बैलेंस हो गया 0 और क्रेडिट बैलेंस आ गया कौन से अकाउंट में, बिल्स पेएबल। आप मानुस से अगर बिल पेएबल को हॉनर कर देते तो कोई समस्या थी ही नहीं, पर आप हॉनर कर पाए क्या, नहीं। अब आपको ये पैसे वापस किसको देने लगेंगे, प्रताप। प्रताप को तो पैसे देने पड़ेंगे ना, उसने अगर माल बेचा है तो आपको अब क्रेडिट किसको करना पड़ेगा, प्रताप को। तो किसको डेबिट कर दो, बिल्स पेएबल को डेबिट कर दो। ये हो गया किसका एंट्री, अगर ड्यू डेट पे वो बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर। अब बिल इज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस 250 पेड बाय क्या, प्रताप, वापिस। सबसे पहले आप चाहो तो इसकी कंबाइन एंट्री कर सकते हो, चाहे तो दो सेपरेट एंट्री भी कर सकते हो। मैं तो बोलूंगा सेपरेट एंट्री करो, ज्यादा अच्छा रहता। सबसे पहले बिल डिसऑनर हुआ तो एज अ प्रताप आप अपने बुक में क्या एंट्री पास करोगे, सुविस को डेबिट और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट 82,000 करोगे कि नहीं करोगे। उसके साथ साथ सुविज अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा, बिल्स पेएबल को डेबिट और प्रताप को क्रेडिट 82,000 थी। उसके बाद तुरंत बाद प्रताप क्या बताएगा, 82,000 तो तू मेरे को दे रहा है, तो सुविज बोलेगा हाँ मैं तेरे को दे रहा हूं, बराबर है। प्रताप बोलेगा और दे, कितने रुपए, 250। तो मैंने पे किए हैं, कितने रुपए पे किए मैंने एज अ प्रताप, 250। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, सुविच को डेबिट, बैंक को क्रेडिट या कैश को क्रेडिट। सुविच से लेने हैं इसलिए सुविच को क्या, डेबिट, और मेरे जेब से तो पैसा गया इसलिए बैंक को क्रेडिट। मैं एक्सपेंस को क्यों डेबिट नहीं कर रहा, क्योंकि वो मेरा खर्चा है ही नहीं। भले मैंने पैसे दिए मान्य है, पर वो पूरे वसूल करने मुझे किससे, सुविस से। अब सुविस को जैसे ही पता चलेगा कि मैंने 250 रुपए दिए हैं, तो मैंने उसको बताया ना, तो सुविस बोलेगा ठीक है ना, ठीक है, ज्यादा ज्यादा बौखला मत। सही बात है, ज्यादा बौखला मत। अगर तेरे को 82,000 दूंगा तो ये 250 रुपए भी तेरे रखने वाला नहीं। कर रहा हूं ये एंट्री पास, क्या पास करेगा एंट्री ठसन के साथ, नोटिंग चार्जेस को डेबिट और प्रताप को क्रेडिट, क्योंकि उसको प्रताप को देने। तो अब सुविस के बुक में प्रताप के नाम पे क्रेडिट बैलेंस कितना हो गया, 82,000 प्लस 250। तो यही एंट्रियां यहां पे दी हुई है। ये पहला केस है जहां बिल आपने रिटेन किया और बिल इज्जत के साथ क्या हो गया, हॉनर भी हो गया। बराबर है ना, ये पहली एंट्री और ये दूसरी एंट्री। ये हॉनर हो गया, ये डिसऑनर हो गया, और ये डिसऑनर हुआ और ऊपर से क्या लगे, नोटिंग चार्ज। उन्होंने कंबाइन एंट्री पास की है। कैसी एंट्री पास की है, कंबाइन। हम चाहे तो कैसी एंट्री पास करेंगे, सेपरेट इंडिविजुअल सिंपल जर्नल एंट्री पास करेंगे, चलेगा। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका नाम क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे और समझ रहे थे तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया था जिसका नाम था क्या, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज इसको और एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, ए बिल इज ड्रॉन फॉर अ पर्टिकुलर टर्म एंड एक्सेप्टर पेज द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन कौन सा डेट, ड्यू डेट। हर बिल एक सीमित समय के लिए होता है, और जब वो समय सीमा पूरी हो जाती है तो जिसने भी बिल एक्सेप्ट किया है वो उसका ड्यू डेट पे क्या कर देता है, पेमेंट कर देता है, अनुमन अगर वो डिसऑनर करे ना तो। ड्रॉवर और होल्डर कैन ऑब्टेन द पेमेंट फ्रॉम बैंक बिफोर इट्स ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग द बिल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर ड्रॉवर हो
तो बिल आपके हाथ में ही है, आप ही होल्डर हो, या आपने किसी और को एंडोर्स कर दिया तो वो होल्डर बन जाएगा। बिल जिसके भी हाथ में, वो व्यक्ति ड्यू डेट से पहले भी इस बिल के अगेंस्ट क्या पा सकता है, पैसा पा सकता है। बिल 3 महीने का, मैंने ड्रॉ किया था, आपने एक्सेप्ट किया, अब मुझे आज ही पैसों की क्या है, जरूरत, तो मैं वो बिल लेके किसके पास जाऊंगा, बैंक के पास। बैंक को बोलूंगा कि 3 महीने बाद तो पैसे आने वाले हैं, क्या आप मुझे आज कुछ पैसे दे सकते हो। बैंक बोलेगा हमारा काम ही है, अगर 1 लाख का बिल है तो हम आपको 97,000 दे देते हैं, और 3 महीने बाद हम उस व्यक्ति से खुद ही जाके ले लेंगे कितने रुपए, 1 लाख। पर अगर उसने नहीं दिए तो वापिस आप ही दोगे, कितने, 1 लाख। दो चीजें हो सकती, आपने आपका बिल रिसीवेबल डिस्काउंट किया, ये डिस्काउंट किया हुआ बिल हॉनर हो गया, इट्स ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बिल रिसीवेबल बैंक को दिया, बैंक ने आपको आज पैसे दिए, बैंक गया उस व्यक्ति के पास, 97,000 आपको दिए थे, 1 लाख रुपया लेने 3 महीने बाद, उस व्यक्ति ने क्या नहीं दिए बैंक को, पैसे। बैंक को क्या करना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक से पैसे किसने लिए थे, हमने लिए थे। 1 लाख के बदले कितने लिए थे, 97। बैंक, आपको भी उम्मीद थी कि वो हॉनर होगा, तो बैंक को भी उम्मीद थी कि वो क्या होगा, हॉनर, पर हुआ क्या हॉनर, नहीं, बिल क्या हो गया, डिसऑनर। ऐसे वक्त में बैंक भी नोटिंग करवाएगा, ऐसे वक्त में बैंक भी क्या करवाएगा, नोटिंग, और आपसे पूरे लेगा 1 लाख रुपए। तो आप तो बैंक को बोलोगे कि आपने तो मुझे 97 ही दिए थे, 1 लाख क्यों ले रहे। बैंक बोलेंगे बेटा 97 3 महीने पहले दिए थे, अगर वो भी देता तो कितने देता, 1 लाख, तो अब उसने नहीं दिए तो तू भी देगा, तो कितने देगा, 1 लाख, और साथ में 500 रुपये अलग से, किस चीज के, नोटिंग। मैं बैंक को दूंगा 1,05,000, या कबूल करूंगा कि दूंगा कितने, 1,05,000, तो मैं वापस उसको फोन करूंगा, किसको, मेरे डेटर को या मेरे ड्रॉवी को, और उसको क्या बोलूंगा, पहले तो 1 लाख दे, क्योंकि बिल हॉनर तेरा हुआ नहीं, ऊपर से कितने दे, 500 भी दे। और अगर मुझे बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग है आगे का है, वो बोलता है कि देख यार आज ही बिल डिसऑनर हुआ है, क्योंकि आज मेरे पास क्या नहीं थे, पैसे, मैं आज नहीं दे सकता, 1 महीने बाद दूंगा, फिर क्या करो, आप बोलोगे ठीक है 1 महीने बाद दे, पर 1 महीने का और क्या लूंगा तेरे से, इंटरेस्ट लूंगा। वो बोलूंगा 1 महीने बाद भी मैं कैश नहीं दे सकता, 1 महीने बाद भी क्या नहीं दे सकता, कैश, पर हाँ तू एक नया बिल ड्रॉ कर सकता है, और मैं नए बिल को क्या कर सकता हूं, एक्सेप्ट। क्यों नहीं कर सकता, ये बिल डिसऑनर हो गया, 1 महीने बाद ही पैसे लेने ना, और एक बिल ड्रॉ करो, चलेगा कि नहीं चलेगा, वो कहानी भी पढ़ेंगे यार, आओ देखते हैं। तो डिस्काउंटिंग का मतलब क्या, बिल के ड्यू डेट से पहले बैंक से उस बिल के एवज में, बदले में, उस बिल में से कुछ इंटरेस्ट काट के बैंक से आज ही क्या ले लेना, पैसे ले लेना। डिस्काउंटिंग इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट द बिल इनटू इट्स प्रेजेंट वैल्यू। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, इस बिल के 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, कब मिलने वाले हैं, फ्यूचर में। फ्यूचर कितने महीने बाद है, 3 महीने के बाद। आपको 97,000 कब मिल रहे हैं, आज, आज प्रेजेंट में मिल रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई बिल रिसीवेबल जिसकी 1 महीने बाद, 3 महीने, 2 महीने बाद और 3 महीने बाद फ्यूचर वैल्यू अगर 1 लाख रुपए है, कितने है बेटा, 1 लाख। तो अगर आपको आज ही पैसे चाहिए, ये 0 मंथ, ये 1 महीना, ये 2 महीना, ये 3 महीना, फ्यूचर में 1 लाख रुपया मिलने वाला है, फ्यूचर में 1 लाख। अगर आपको प्रेजेंट में चाहिए तो 1 लाख नहीं मिलेगा, कुछ कम मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे, मान के चलो 97,000। तो ये 97,000 क्या कहलाएगी, प्रेजेंट वैल्यू, और उसी की ये 1 लाख रुपया क्या कहलाएगी, फ्यूचर वैल्यू। या दूसरी भाषा में 1 लाख रुपया क्या कहलाएगा, फ्यूचर वैल्यू, उसी की 97,000 रुपीज क्या कहलाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। पैसों की कीमत समय के साथ बढ़ती है, पैसों की कीमत समय के साथ बढ़ती है, क्योंकि पैसा आइडल नहीं रहता, पैसा क्या कमाता है, इंटरेस्ट कमाता है। तो अगर आपने बैंक में आज 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट किया, कितने रुपए का डिपॉजिट किया बेटा, 1 लाख, तो 5 साल बाद हो सकता है आपको 1,50,000 रुपए मिले,
तो मुझे बताइए ये जो 5 साल बाद 1,50,000 मिलने वाले हैं, इसको ही आप मैथमेटिक्स की टर्म में क्या वर्ड यूज कर सकते हो? फ्यूचर वैल्यू। तो आपने आज जो 1,00,000 रुपया डाला वही उसकी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। या दूसरी भाषा में 1,00,000 रुपए की फ्यूचर वैल्यू 1,50,000 है, तो 1,50,000 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 1,00,000 रुपए। बात समझ में आ रही है? तो ये जो वर्ड है डिस्काउंटिंग इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट बिल इनटू इट्स कौन सा वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू। अभी प्रेजेंट वैल्यू कैसे तय करेगी बैंक? इंटरेस्ट माइनस करके। क्या माइनस करके? इंटरेस्ट को माइनस करके। A bill can be generally discounted with the bank where the drawer has an account। आपको इस बिल को डिस्काउंटिंग करवाने कि कौन सी बैंक के पास जाना है? आपकी बैंक के पास कि उसकी बैंक के पास? आपकी बैंक के पास। मैं क्रेडिटर हूं। मैं कौन हूं? क्रेडिटर। मैंने क्या बेचा? माल। मैंने क्या ड्रॉ किया? बिल। मेरे लिए वो बिल क्या है? बिल रिसीवेबल। 3 महीने बाद पैसे भी किसको मिलने वाले हैं? मुझे। पैसे आज किसको चाहिए? मुझे। और मेरी अड़चन बताने के लिए मुझे जाना भी किसके पास चाहिए? मेरी बैंक के पास। उसकी बैंक अलग हो सकती है, मुझे मेरे बैंक के पास जाना है। उनको बोलना है साहब एक प्रॉब्लम है, ये बिल है मेरे पास, इसके पैसे कितने महीने बाद मिलने वाले हैं? 3 महीने बाद। मुझे आज जरूरत है वो पैसों की, कुछ करो ना। बैंक बोलेंगे करेंगे ना, यही तो हमारा क्या है? काम है। कितने पैसे मिलने वाले हैं भाऊ तुमको? 1,00,000। हम महीने का 1% ब्याज लेते हैं, तो 2 महीने का 2%, तो 3 महीने का 3%। तो ऐसा करो 1,00,000 में हम 3,000 काट के आपको आज ही कितने दे देते? 97। पैसा आप लो, ये बिल किसको दे दो? हमको। हम ही जाएंगे 3 महीने बाद किसके पास? किसके पास? उसके नहीं, उसका नाम क्या है? ड्रॉवी के पास। और उससे क्या लेके आएंगे? पैसे। दिए तो बहुत अच्छा है, काम खत्म, झगड़ा खत्म, हाँ, खाता पूरा साफ साफ। पर अगर उसने नहीं दिए तो वापिस आपको ही देने पड़ेंगे, पूरे के पूरे कितने? 1,00,000। तो हमने बोला ठीक है माई बाप सरकार, जैसे आपकी इच्छा। आगे लिखा है बैंक डिडक्ट्स सर्टन अमाउंट ऑफ बिल फॉर द सर्विस रेंडर विच इज नोन एज क्या? डिस्काउंटिंग चार्ज। है वो इंटरेस्ट, है वो क्या? इंटरेस्ट। पर इंटरेस्ट कब लिया जाता है? पहले पैसे दिए जाते हैं और उस पर बाद में क्या लिया जाता है? इंटरेस्ट। यहां पहले ही आपका इंटरेस्ट काट के आपको क्या दिए जा रहे हैं? पैसे। तो ऐसे केस में इसको इंटरेस्ट बोला तो भी चलेगा, पर इंटरेस्ट से ज्यादा अच्छा वर्ड क्या है? डिस्काउंटिंग चार्ज। अब मुझे बताइए, जहां आपको किसी चीज का 1,00,000 रुपया मिलना था, उसके जगह पे 97,000 मिले, तो 3,000 का आपका नुकसान हुआ, एक्सपेंस हुआ। ये आप ही का है। क्या आप इसको भी मांगोगे क्या सामने वालों से कि तेरे वजह से मुझे 3,000 रुपए का क्या लगा? डिस्काउंट। वो बोलेगा मैंने थोड़ी बोला था तेरे को आज पैसे दूंगा, मेरा तो वादा था, मैं पैसे कब दूंगा? 3 महीने बाद, और मैं 3 महीने बाद देने ही वाला हूं। तेरे को इतनी कड़कड़ है तो ये 3,000 तू देखते बैठते रहे, नहीं तो रुको जरा, रुको, सबर करो। ऐसा ही बोलेगा ना वो कि मैंने आपको कितने महीने के लिए दिया था? 3। आपको गड़बड़ थी इसलिए आपने आज क्या करवाया? डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंटिंग चार्जेस किसका खर्चा है? हमारा ही। जो हमारी जरूरत थी इसलिए हम उसको क्या करवा रहे हैं? डिस्काउंट। नहीं तो सामने वाले ने वादा आज का किया था कि 3 महीने बाद का, तो वो तो देने ही वाला है 3 महीने बाद। डिस्काउंट बीइंग एन एक्सपेंस फॉर द ड्रॉवर इज डेबिटेड टू हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। ये मेरा ही एक्सपेंस। अच्छा मुझे बताओ, मैंने बिल एक डिस्काउंट कर लिया, उसने क्या करना चाहिए? एंट्री अपने बुक में। कुछ एंट्री करने की जरूरत नहीं है उसको। अगली एंट्री, पहली एंट्री उसने की जब माल खरीदा, उसने मतलब किसने? हमारे डेटर ने। उसने पहली एंट्री कब की? जब माल खरीदा। दूसरी एंट्री कब की? जब उसने बिल को एक्सेप्ट किया। अब तीसरी एंट्री कब करेगा वो? जब वो उस बिल का क्या करेगा? हॉनर। इस दौरान एक्सेप्ट करने से लेके तो हॉनर होने तक, ये जो 3 महीने का समय, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। मैं उस बिल को मेरे पास रख के बाद में ड्यू डेट पे जा सकता हूं। मैं उस बिल को क्या करवा सकता हूं? डिस्काउंट। मैं उस बिल को किसी और को, वो किसी और को, और वो किसी और को दे सकता है। भाई मेरे लिए बिल पेएबल है, तो अब मेरा जो जिम्मेदारी है वो सीधा अगले डेट पे आएगा जब उसकी क्या आएगी? ड्यू डेट। तब तक उस बिल के साथ कौन क्या कर रहा है ये मेरा विषय नहीं। मेरे को तो 1,00,000 देना है, और कितने महीने बाद देना है? 3 महीने बाद। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या लिखा है? सेलर या क्रेडिटर गुड सेल करता है किसको? बायर को या डेटर को। फिर जो सेलर है वो ड्रॉवर बन जाता है, ये बिल ड्रॉ करता है किस पे? ड्रॉवी पे।
फिर ड्रॉ भी एक्सेप्टर बन जाता, वो बिल को एक्सेप्ट करता, वापस भेज देता किसके पास, पेई के पास, बराबर है। अब ये व्यक्ति क्या करता है, अपना बिल किसको देता है, बैंक को, और उसके बदले में बैंक से क्या लेता है, कैश। इसका काम हो गया। अब ड्यू डेट पे ये बैंक किसके पास जाती है, एक्सेप्टर के पास, और एक्सेप्टर बैंक को क्या दे देता है, कैश। तो बैंक ने आपको पहले दे दिया 97,000 और 3 महीने बाद ले लिया इससे कितना रुपया, 1 लाख। क्या बुराई है इसमें, बिल्कुल सेट सिस्टम है, बिल्कुल सेट क्या है ये सिस्टम। अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्या, डिस्काउंट। तो ये सारे क्वेश्चन प्लस आंसर आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क। मैं अभी करवा के दे रहा हूं, मैं अभी करवा के दे रहा हूं, मतलब देखेंगे अपन कैसा किया है। तो देखो क्या है, राहुल ने ड्रॉ किया बिल अतुल पे 15,000 का 1 अप्रैल 2019। ये बिल पेएबल है आफ्टर कितना मंथ, 4 मंथ। अब मुझे बताइए, यहां पे कुछ नहीं लिखा है, तो ये आफ्टर डेट है कि आफ्टर साइट है कि ऑन डिमांड है, कुछ नहीं है, तो ये आफ्टर डेट ही है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन द फॉलोइंग, द बिल हैज बीन डिस्काउंटेड एट 10% पर एनम ऑन कौन सा तारीख, 1 अप्रैल। बिल ड्रॉ कब किया, 1 अप्रैल को, और डिस्काउंट भी कब किया जा रहा है, 1 अप्रैल को, मतलब पहले ही दिन। अब मुझे बताइए 1 अप्रैल को अगर इस बिल को डिस्काउंट करना है तो अब कितना महीना बाकी है इसमें, 1, 2, 3 और 4। अगर बैंक 10% लेता है कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, तो 4 महीने के लिए कितना, यही करोगे ना। अगर मुझे बोलो बैंक का इंटरेस्ट 12% होता पर एनम, तो 12% कितने महीने का, 12 महीने का, तो 1 महीने का कितना, 1%, तो 4 महीने का कितना, 4%। सिंपल मैथ्स है। तो अगर 10% 12 महीने का है तो 4 महीने का कितना। अब ये 4 महीने कहां से आए, कि आज से आगे इसमें कितना पीरियड बचा हुआ है। तो बैंक क्या करेगा, डिस्काउंट का फार्मूला है, डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बिल मल्टीप्लाइड बाय रेट बाय क्या, 100 मल्टीप्लाइड बाय अनएक्सपायर्ड मंथ डिवाइडेड बाय क्या, 12। तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय क्या, 12। तो 4 महीने का इंटरेस्ट कितना बचता है, 500। नोट दिस बिल इज विद द बैंक फॉर कितना महीना, 4। तो मुझे बताइए आपको क्या इसमें एक चीज और लिखनी है जो इसमें नहीं लिखी है, कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड कितना, 15,000 माइनस 400 इज इक्वल टू 14,600। आपको कैश 15,000 नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी, 14,600। अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, 14,500। गेटिंग माय पॉइंट। ये एक लिखना है आपको, भले ही एग्जाम में मतलब टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ नहीं। तो आपको 15,000 के बदले आज ही कितने मिल गए बेटा, 14,500। और बैंक 4 महीने बाद सामने वाले से पूरे कितने लेगा, 15,000। बैंक की कोई गलती है क्या इसमें, ये तो सही है ना, बैंक का बिजनेस है। आज आपको 14,500 देगा तो वापस तो 14,500 लेने वाला नहीं है, कितने लेगा आपसे, 15,000 रुपए वापिस लेगा। गेटिंग माई पॉइंट। कर सकते हो इसको होमवर्क विथ इस फार्मूले के साथ। आगे, द बिल हैज बीन डिस्काउंटेड एट 10% ऑन 1 जून। अब सुनो, बिल ड्रॉ कब किया था, 1 अप्रैल को। अगली 1 महीना कब पूरा होता, 1 मई को, फिर अगला 1 जून को, फिर 1 जुलाई को। इसकी क्या है, ड्यू डेट है। कौन सी ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट। अब हम ड्राइंग कब कर रहे हैं, 1 जून को। कब कर रहे हैं, 1 जून। अब यहां से आगे इस 1 जुलाई 1 अगस्त, 4 महीने का बिल है, ठीक है। यहां से आगे कितने महीने बचे, 1 जुलाई, जून से 1 जुलाई 1 महीना, 1 जुलाई से 1 अगस्त 2 महीना। मतलब अब बिल के पैसे बैंक को कितने महीने बाद मिलेंगे, अगर मैं डिस्काउंटिंग कराता हूं 1 जून को तो 2 महीने बाद। तो जाहिर सी बात है बैंक इंटरेस्ट या डिस्काउंट भी कितने महीने का काटेगा, 2 ही महीने, क्योंकि इसका अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना है, 2 महीने का। क्योंकि 2 महीने, 1 अप्रैल को बिल मैंने ड्रॉ किया था, 1 अप्रैल को ही उसने क्या किया, एक्सेप्ट। अप्रैल से मई और मई से जून तक 2 महीने तो मैंने ही रखा मेरे पास, क्योंकि मुझे तब पैसों की जरूरत नहीं थी शायद। अब मुझे पैसों की जरूरत कब महसूस हुई, 1 जून को। मुझे लगा यार 1 जून के बाद 1 जुलाई, 1 जुलाई के बाद 1 अगस्त, उससे अच्छा मैं आज ही बैंक से पूछ लेता हूं कि क्या आप मुझे इसके क्या दे सकते हो, पैसे दे सकते हो, हाँ कि ना।
तो बैंक यहां पे 15,000 पे 10% पर एनम के हिसाब से, अगर ये 12 महीने का है तो कितने महीने का डिस्काउंट काटेगा? सिर्फ 2 महीने का। और आपके हाथ में पैसे कितने आएंगे? 15,000 माइनस 250 इज इक्वल टू 14,750। नहीं, लीगल ड्यू डेट नहीं। फिर बैंक भी 1 अगस्त को पैसे मांगने जाएगा ना, तो बैंक भी ये मानेगा कि 1 के बाद मुझे कितना दिन रुकना है, कम से कम 3 दिन। वो उसमें कंसिडर करने का नहीं। हम यहाँ पे लीगल ड्यू डेट नहीं लेते हैं। डिस्काउंटिंग का कैलकुलेशन नॉमिनल ड्यू डेट के आधार पे ही किया जाता है। किसके आधार पे किया जाता है? नॉमिनल ड्यू डेट। याद रहेगा? तो इसको भी होमवर्क मार्क कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल आसान है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। शिवम ने ड्रॉ किया बिल ऑन गणेश फॉर 21,900 ऑन 15 मई 2019 फॉर कितना दिन बेटा? 60 दिन। अब कैलकुलेशन महीनों में नहीं है, अब कैलकुलेशन किस में है? दिन में। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ही डिस्काउंट द बिल ऑन द सेम डे विद बैंक एट 8% क्या पर एनम। कैलकुलेट द डिस्काउंट। अब मुझे बताइए बिल कितने दिन का है? 60 दिन का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8% पर एनम। मतलब 8% कितने दिनों का इंटरेस्ट है? 365। तो जब कैलकुलेशन दिन में दिया गया है तो डिवाइड भी कितने से करने का? दिन से। और मल्टीप्लाई भी कितने से करने का? दिन से। और अगर कैलकुलेशन या बिल की टर्म मंथ में दी है तो डिवाइड भी कितने से करने का? मंथ से। और मल्टीप्लाई भी कितने से करने का? मंथ से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ कि ना? तो यही फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ बिल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय अनएक्सपायर्ड डेट डिवाइडेड बाय क्या? 365। तो 21,900 पे साल का 8% जो 365 दिन का है, तो 60 दिन का कितना कितना? 288। तो पैसा कितना मिलेगा हमें? 21,900 माइनस 288, 21,612। बराबर है ना? चलो इलुस्ट्रेशन 3 पे आते हैं। पंकज ने ड्रॉ किया बिल संजय पे 25,620 का। कौन से तारीख को? 1 मार्च। ये अब दिन में है, फिर से कितने दिन का है? 90 डे। ही डिस्काउंटेड द बिल ऑन सेम डे विद बैंक एट 10%। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्या? डिस्काउंट। मुझे बताओ ऊपर के क्वेश्चन में तारीख क्या थी? 15 मई 2019। और ये 15 मई के बाद 15 जून, सॉरी महीनों में अगर गिनूं तो 30 डेज है, सितंबर अप्रैल जून नवंबर, 30 दिन होते हैं, है ना? तो 15 मई के बाद 15 दिन हो गए मई महीने के। जून महीने के कितने हो गए? 30। तो जुलाई के कितने हो गए? 15। नहीं, 16 दिन हो गए। मई में 31 दिन रहते ना, तो मई के कितने? 16। जून के कितने? 30। तो जुलाई के कितने? 14, 14। ये हो गए 60 दिन पूरे। 14 के बाद 15, 16 और 17 इसकी लीगल ड्यू डेट आती। और इसकी नॉमिनल ड्यू डेट क्या आती? 14 ऑफ जुलाई। आती कि नहीं? अब ये 17 जो आ रही है जुलाई, ये भी 2019 में आ रही है। और 2019 लीप ईयर है क्या? नहीं। इस साल में कितने दिन रहते हैं? 365। अब अगला क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन 1 मार्च 2020 का। 2020 कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। कितने दिन का बिल है? 90। तो मुझे बताइए 1 मार्च को अगर बिल ड्रॉ किया तो मार्च के अब आगे कितने दिन बचे? 30 ही दिन बचे। 31 का रहता मार्च, तो मार्च महीने के कितने दिन पकड़ेंगे? 30 दिन। अप्रैल के कितने दिन पकड़ेंगे? 30 दिन। और मई के कितने पकड़ेंगे? 30 दिन। अब 30 मई को इसकी नॉमिनल ड्यू डेट आती। 31 मई 1 तारीख, 1 जून और 2 जून। 2 जून इसकी लीगल क्या आएगी? ड्यू डेट आएगी। ये दिन दिन में गिनना है। पर अब जब आप ये करोगे कि डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बिल मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय अनएक्सपायर्ड क्या? डेज। तो यहां पे आपको डिवाइड करना है 366 से। पूछो क्यों?
क्योंकि ये लीप ईयर है, 2020 है, और यहाँ पे साल में 365 नहीं, कितने दिन होते हैं? 360। अब एक दिन से कोई बहुत फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, पर केयरफुली करना बेहतर है। तो इसका इंटरेस्ट आएगा कितना? 630। इन्होंने भी दिया है नोट, 2020 इज अ लीप ईयर, देयरफॉर इट हैज कितने दिन? 366 डेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब डिस्काउंटिंग कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके बाद ये जर्नल एंट्री मैं आज आपको बता नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको ये लिख के लाना है। इसको क्या मार्क करोगे आप? होमवर्क। वॉच एंड राइट, देखो और लिखो। समझ आए तो बहुत बेहतर, और नहीं भी समझ आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। होली है, संडे की छुट्टी रहेगी आपको, वैसे भी रहती है। मंडे धूलिवंदन है, तो मंडे भी आपको हैप्पी होली। अगला क्लास होगा अपना कब? ट्यूसडे को। और तब आप ये 3 क्वेश्चन जो डिस्काउंटिंग के सॉल्व है वो करके लाओगे। ये जो जर्नल एंट्री है दोनों के बुक में, इनके सब क्या? डिस्काउंटिंग, इसको भी करके लाओगे। और तो और आगे भी इसके डिस्काउंटिंग के क्या है? क्वेश्चन है। पेज नंबर बताइए प्लीज। जर्नल एंट्री का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिख के लाना है? जर्नल एंट्री लिख के लाना है। उसको समझाऊंगा मैं, वैसे तो लिखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ भी जाएगा, और नहीं भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहां तक हो सके कंबाइंड जर्नल एंट्री की जगह क्या लिखने की कोशिश करो? सिंपल सेपरेट जर्नल एंट्री लिखने की क्या करो? कोशिश करो। उससे कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा और आसानी से समझ में आएगा। बताओ ना अगला पेज नंबर कोई। 302 पे ये रहा कैलकुलेशन, उसमें दूसरे भी टाइप। ये अच्छा, ये कैलकुलेशन में ये क्वेश्चन होमवर्क करो पहला, जहां पे आपको बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्या? डिस्काउंट। कर सकते हो कि नहीं? ये दूसरा भी कर सकते हो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, इसको भी क्या करो? होमवर्क। हाँ बस बस, क्योंकि आगे का है भी नहीं, आपका हुआ भी नहीं। 6th वाला हाँ, इसको भी होमवर्क मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 6 हो, देख लेने दे, होली है। बुरा ना मानो, बुरा ना मानो, अरे बुरा ना मानो, रुको। इसको होमवर्क मार्क करो। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। First, on 1st of Jan 2020, Hemant sold goods of this to Nitin. On the same date, Hemant draw the bill of exchange for 18,500 for 2 months. On the due date, bill was duly honored. कर सकते हो। ले दे के 3 एंट्री आती, माल बेचने की, बिल रिसीवेबल आने की, बिल रिसीवेबल का हॉनर होने की। इसके बुक में माल खरीदने की, बिल पेएबल को एक्सेप्ट करने की, और बिल पेएबल को हॉनर करने की। इधर 3 एंट्री, उधर 3 एंट्री विद द नरेशन। आगे देखने दो। ए बुरा ना मानो, होली है। नहीं रे, अच्छा नहीं आता, नहीं डिस्काउंटेड है, सॉरी। देख, लिखित मेरी अच्छाई का फायदा मत उठा। मैं ना उल्टा लटका सकता हूं यहाँ पे तेरे को ऊपर हैंगर पे। रुक, रुक नहीं, तू अंडरटेकर और मैं अक्षय कुमार बनाना अभी। रुक, भले स्लिप डिक्स हो जाए मेरे को, पर तेरे को तो, तेरे से तो आज 500 रुपये लूँ। हर नहीं बाबा नहीं, मैं समझ, अरे मैं समझता नहीं ना, मैं कहा ऐसे जबरदस्ती कर रहा हूं, मैं खुद देख रहा हूं कि कोई क्वेश्चन मेरे को मिलता क्या जिसको मैं क्या कर सकूं। हाँ जी चलो, तो इतना काफी है आपके लिए आज का होमवर्क। सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ध्यान रखिए कोविड है, मेक श्योर कि आप बिल्कुल भी कोई भी गाइडलाइन को ना तोड़ो। हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ भी हो जाए बेटा, बीमार नहीं होना है। It just not, which will not just affect your 12th board,
बट आपके फैमिली को भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। मेक ऑल द केयर, बी केयरफुल एंड एंजॉय होली। बाय बाय।